Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. अब देखते हैं फैक्ट्रीज इन इंडिया। फैक्ट्री इन इंडिया में ये था कि पहला 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल आया बॉम्बे में, फिर 1855 में पहला जूट मिल आया बंगाल में, और फिर उसके बाद अनदर 1862 में 1860s में इलगिन मिल आया कानपुर में। ओके 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल आया अहमदाबाद में, 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल आया मद्रास में। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैक्ट्रीज इन इंडिया। अर्लियर जो इंटरप्रेन्योरशिप्स या फिर अर्ली जो इंटरप्रेन्योर थे वो कैसे थे? द्वारका नाथ टैगोर बंगाल में वो ट्रेड में इन्वॉल्व थे विद चाइना। उन्होंने सेटअप करा था 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन 1830s एंड 1840s। फिर उसके बाद है दिन दिन शाह पतीत पेटीट और पतीत वॉट एवर यू कैन से, जमशेदजी नशरवान जी टाटा बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर्स इन इंडिया। ये सारे उस वक्त के बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट बिजनेस टाइकून्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद सेठ हुकुमचंद अमरवारी बिजनेसमैन हु सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1917। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो इनको फेस ये करना पड़ा आफ्टर सेटिंग अप, जो भी इंडिया में सेटअप करा इन्होंने, इंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सेटअप करा, तो क्या क्या प्रॉब्लम इनको फेस हुआ? क्योंकि वहां पे ट्रेड पे पूरा इंडिया में उस वक्त ट्रेड पे पूरा कॉलोनियल कंट्रोल था। तो इंडियन ट्रेड में जो मतलब इंडियन ट्रेड जो है वो काफी टाइट थी और काफी बैरियर था उसमें। ठीक है, कि मतलब टाइटन वो बैक फ्रॉम ट्रेडिंग यूरोप, उनको यूरोप में ट्रेड यूरोप से ट्रेड करने के लिए थोड़ा प्रेशर किया दिया गया, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल फूड ग्रेन ये सब उनको रॉ कॉटन ओपियम व्हीट इंडिगो रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, उनको बेसिकली रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करवाना पड़ता था ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये सारा प्रेशर उन पे था। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जैसे बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रू यूल एंड जर्दीन स्किनर कंपनी मोबिलाइज्ड कैपिटल, सेट अप जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड मैनेज देम। तो ये सब भी उस वक्त के यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थे जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन्हीं लोग की तरह एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया की तरह इन्होंने भी लगाया था। ठीक है, सेटअप करा था। यूरोपियन मर्चेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पास खुद ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स था जिसमें वो ट्रेडिंग एंड पूरा एक्सचेंज वगैरह देखते थे, इन विच जो बिजनेसमैन थे इंडिया के वो नहीं अलाउ थे उस वक्त कि वो उसमें ज्वाइन हो सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मान लो चलता था इंडिया में ही, लेकिन इंडियन को बिजनेसमैन खुद ही नहीं अलाउड थे उसमें। इन्वेंटरी टाइप्स क्या क्या, जैसे कि किस चीज से हम मतलब क्या क्या चाहिए होता है एक बिजनेस को, मतलब ठीक है, तो उसमें क्या क्या थे? पहला तो रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोसेस फूड, फिनिश गुड्स, रीसेल गुड्स। ठीक है, तो ये सारी 4 इन्वेंटरीज थी उस वक्त ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की अवेलेबिलिटी क्या थी? ठीक है, कितना वर्कर्स थे? तो 1901 में आपके 5,84,000 वर्कर थे। ओके, और फिर उसके बाद 1946 में इतने वर्कर्स थे। ठीक है, 50% जो वर्कर्स थे बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में, वो नेबर डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से आए थे। वर्कर जो कानपुर मिल के थे वो वहीं के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। नंबर ऑफ जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे लेबर्स थे, रादर देन की जॉब जो अवेलेबल था वो बहुत कम था। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट को ना एक जॉबर यानी एम्प्लॉयर कह सकते हैं। आज के करंट सिनेरियो में जो एचआर मैनेजर होते हैं, ठीक है, वैसे एम्प्लॉयर को अपॉइंट करना पड़ता था टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को वो आके एम्प्लॉय को नौकरी दे। ठीक है, तो उस तरीके से एक आदमी को सिर्फ अकेला मतलब अपॉइंट करना पड़ता था कि कौन कौन नौकरी के लिए आया, किसको कैसे छाटे, किसको नौकरी दे, किसको नहीं रखे, ऐसे। तो वो जॉबर उस वक्त का एचआर मैनेजर। ओके, 3W का उस वक्त बात था जो था वेजेस, वर्किंग आवर और वर्किंग कंडीशन। ठीक है, मतलब 3W प्रिंसिपल पे उस वक्त काम करता था इंडस्ट्री में वर्कर का एम्प्लॉयमेंट।
अब यहाँ पे पेक्युलरिटीज जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंडिया ने फेस करी वो ये थी। अर्लियर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यूरोपियन एजेंसीज आए यहाँ पे, चाय का, कॉफी का प्लांटेशन करे, माइनिंग में इन्वेस्ट करा उन्होंने। इंडियन बिजनेसमैन को अवॉइडेड कंपटीशन, उन्होंने मैनचेस्टर गुड यानी बाहर से आने वाले जो भी गुड्स थे उनसे कोई कंपटीशन नहीं करा। एग्जाम्पल, द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस्ड कोर्स कॉटन, यार यहाँ पे यार नहीं होगा, रादर देन फैब्रिक। जो अर्ली पहले जो कॉटन प्रोड्यूस होता था, कॉटन मिल में प्रोड्यूस होता था इंडिया के, वो काफी कोर्स रहता था, मतलब कोर्स क्वालिटी यानी मोटा कपड़ा होता था, महीन नहीं होता था वो, एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं मार्किन या फिर एकदम बिल्कुल अच्छा सा फाइन फैब्रिक नहीं होता था, कोर्स होता था, थोड़ा मोटा होता था, थोड़ा काम चलाऊ टाइप्स होता था। तो ये थी उसमें। लैटर ऑन क्या कि जो कॉटन पीस गुड प्रोडक्शन इंडिया में है वो डबल हो गई 1900 से 1912 के बीच में, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट उस वक्त पीक पे था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है एक नया सिचुएशन बनाया, मैनचेस्टर इंपोर्ट जो है वो इंडिया में डिक्लाइन होने लगी, इंडियन फैक्ट्रीज जो है वो वॉर के लिए सप्लाई करने लगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो स्मॉल वर्कशॉप में काम करते थे, ठीक है, और एंड हाउस होल्ड यूनिट्स में टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और कुछ अदर इनोवेशंस आए जो कि हैंडलूम क्लोथ को थोड़ा उसका प्रोडक्शन को राइज दिया, ठीक है। 20th सेंचुरी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी में हैंडलूम क्लोथ जो था उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा, लाइक इन 1900 to 1940। दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो भी उस वक्त टेक्नोलॉजी चेंजेस आए थे उनकी वजह से। तो बाय सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, उसके सेकेंड डिकेड में, मतलब अगले 10 सालों के बाद, मतलब उस सेंचुरी का अगला 10 साल, we find weavers using looms with flying shuttle। वो looms में भी थोड़ा इनोवेशन आया तो फ्लाइंग शटल के थ्रू यूज होने लगा। दिस इंक्रीज, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने लगा पर वर्कर, और प्रोडक्शन स्पीड अप होने लगा और लेबर डिमांड जो है वो रिड्यूस हो गया। नाउ बाय 1941 ओवर 35% जो भी हैंडलूम्स थे इंडिया में वो फिटेड थे फ्लाइंग शटल के साथ, ठीक है, इन रीजन्स लाइक त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल। द प्रोपोर्शन जो थे वो 70 से 80% का था, ठीक है। मार्केट फॉर गुड्स, ओके, जैसा कि हम पढ़ना है हमें मार्केट ऑफ गुड्स इसमें, तो यहाँ पे है एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू कंज्यूमर। आज के भी मतलब मार्केटिंग के संदर्भ में हम जानते हैं कि जितना ज्यादा हम एडवर्टाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट को उतना ज्यादा मार्केट वो गेन करेगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में भी हमें ये पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से हम गुड्स को एडवर्टाइज करें, क्या क्या क्रिएटिविटी लगाएं कि किस तरीके से हमारा गुड्स जो है वो ज्यादा बिक। When Manchester industrialists begin selling clothes in India, they put labels on the cloth bundles to make the place of manufacture and the name of the company familiar to the buyer. When buyers saw made in Manchester written in Manchester written in bold on the label, they felt confident to buy. It's like यहाँ ही से कॉन्सेप्ट आया दैट ब्रांड का, ठीक है, कि कोई भी चीज ब्रांडेड होती है, इम्पोर्टेड होती है तो उनका क्या वैल्यू होता है। तो वो अपने मतलब जितने भी गुड्स रहते थे उनपे एक लेबल लगाना स्टार्ट कर दिया, दैट इज मेड इन मैनचेस्टर, ठीक है। और इस तरीके से मतलब उससे ये जो भी बायर्स होते थे जो उसके क्लोथ को खरीदते थे तो उनसे उनमें कॉन्फिडेंस आता था, वो कॉन्फिडेंट फील करते थे कि ओ माय गॉड हमने मैनचेस्टर का लिया, हम तो इतने बड़े हैं, ऐसे वैसे, मतलब एक सेंस ऑफ प्रेस्टीज वो देने लगा, ठीक है। इस तरीके से लेबल it's carried images and वो beautifully illustrated with the images of Indian goods। क्योंकि हम जब भी कुछ भी सेल करते हैं तो हम अगर कंज्यूमर को वही दे जो वो चाहता है या फिर उनके कुछ लोकप्रिय चीजों के साथ हम उनको वो चीज प्रस्तुत करें तो वो चीजें उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो उस लेवल में ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन बढ़े तो मैनचेस्टर ने यूज करना स्टार्ट कर दिया हमारे इंडियन गॉड्स का इमेजेस, ठीक है, जैसे कृष्णा, सरस्वती, ये सब जो है
प्रिंटेड इमेज इनका उनके कैलेंडर पे रहता था, मतलब उनको प्रिंट करवा के लाते थे ताकि उनसे थोड़ा सा इंडियन मार्केट में जो है वो मतलब उनका मांग बढ़े, उनका पॉपुलैरिटी बढ़े, उनका एडवर्टाइजमेंट हो, ठीक है। द प्रिंटेड इमेजेस ऑफ कृष्णा और सरस्वती वाज आल्सो इंटेंड टू मेक मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉरेन लैंड अपीयर फेमिलियर टू द इंडिया, कि जिस तरीके से, ठीक है, मतलब हम अपना कुछ चीज देख के अपना फील करें, उनसे जुड़ाव फील करें, तो उसी तरीके से ये दोनों जो भगवान जी का इमेज लगाते थे, वो उससे ये फील हो कि जो भी फॉरेनर हैं वो हमारे ही अपने हैं, फैमिलियर हैं इंडियन लोगों से, ठीक है, इंडिया से फैमिलियर है। तो इस तरीके से उनका प्रोडक्ट का जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा होगा, एक तरीके से एडवर्टाइजिंग ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा, लोग पसंद करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स उसका कैलेंडर प्रिंट करते थे अपने गुड्स को पॉपुलराइज करने के लिए। इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है एडवर्टाइज करते थे, वो भी एडवर्टाइज करते थे, नेशनलिस्ट मैसेज देते थे क्लियर और लाउड में कि हमारा देश के महान, हमारा भारत महान, इस टाइप का कोई भी अपना नेशनलिज्म वाला मैसेज देते होंगे, ठीक है, दैट यू केयर फॉर द नेशन। तो इसलिए अगर आप भारत पे विश्वास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदे, या फिर कुछ ऐसे। तो इस तरीके से वो अपना स्वदेशी गुड्स का अलग ही तरीके से प्रचार प्रसार करते थे। कंक्लूजन ये आया है कि द एज ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का जो एज है वो बहुत मेजर टेक्निकल चेंजेस को फेस करा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को फेस करा, ग्रोथ हुआ फैक्ट्री का, नए नए इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स का उद्गमन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हुई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थे प्रोडक्शन में और हैंड टेक्नोलॉजी, वो भी एक रोल प्ले करे, ठीक है, कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो बढ़े, कि कैसे हुआ था कि जब एरिस्टोक्रेट्स लोग हैंडीक्राफ्ट गुड्स को मांगने लगे तो उनका थोड़ा सा शॉर्टेज होने लगा लेबर का, वो अलग भाव में आ गए, और फिर लोगों ने मशीन को ऑप्शन ढूंढ लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीन को ऑप्शन ढूंढ लिया, फिर मशीन यूज होने लगा। तो इस तरीके से मशीन का एक तरह से बर्थ में भी, हम जरूरी नहीं कि हम सारी पॉजिटिव ही चीज किसी चीज का क्रिएशन करने में हेल्पफुल हो, कुछ निगेटिव चीजों से भी हमें वो मिलता है। एक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आप सभी ने सुना होगा कि जब हमें जरूरत होता है ना, तभी हम उस कमी में ही नए चीजों को इन्वेंट करते हैं, ठीक है। पहले से हमारे पास कोई दिमाग नहीं आता है कि हमें ये करना है वो करना है, जब हमें जरूरत पड़ती है तब वो हम चीजों को करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंड टेक्नोलॉजी, ये भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन। ओके, Thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.